अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस बेटा। हमारा जो स्टार्टिंग ये चैप्टर है कंटिन्यू है, कौन सा है? चैप्टर 18 द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कल हमने क्या किया था कि कल हमने देखी थी रदरफोर्ड थ्योरी, बोहर्स थ्योरी और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये कल हमने 3 पॉइंट्स देखे थे और आज हम क्या करेंगे? एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट। इससे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले हम देख लेते हैं, कल वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। कल जो हमने किया था रेडियस फाइंड किया था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसकी जो हमारे पास इक्वेशन आई थी रेडियस की, वो हमारे पास थी ठीक है, आर के लिए जो इक्वेशन आई थी n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय k e स्क्वायर m। ठीक है, ये हमने कल किया था, हमने रेडियस फाइंड किया था, इक्वेशन ड्राइव की थी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी? r इक्वल्स टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर k e स्क्वायर m। और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। h कट क्या था? कांस्टेंट वैल्यू था 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। k भी कांस्टेंट था, k क्या था? 9 एक्सपोनेंट +9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, ये है 1.6 एक्सपोनेंट -19। फिर है m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू थी 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। ठीक है, यहाँ तक कल हमने किया था। इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करवा रही हूँ। ठीक है, चेंज क्या है कि हमें पता है कि k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चैप्टर नंबर 12 में हमने जब कूलम्स लॉ किया था, तो कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट था हम k भी रख सकते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, पाई क्या था? कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है क्या? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ, इस इक्वेशन में k की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, रेडियस जो हमने कल किया था उसके बाद आगे ये स्टेप करने हैं। ठीक है, तो r किसकी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? इस k की जगह अब मैं k नहीं लिखूंगी, देखो बाकी सारी इक्वेशन बता दी, n स्क्वायर h कट स्क्वायर e स्क्वायर m मैंने सारा लिख लिया, सिर्फ k नहीं लिखा है ना। k क्यों नहीं लिखा? k की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको पलट देते हैं। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और ई स्क्वायर एम क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई रेडियस के लिए इक्वेशन। रेडियस हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को जब हम सेट करेंगे तो इस इक्वेशन में मैंने क्या किया? n स्क्वायर को अलग कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर m, इसको मैंने अलग कर दिया। मैंने अलग क्यों किया कि n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है जो चेंज हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h कट भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। कल मैंने इन सब की वैल्यूज लिखवा दी थी, इन सब की कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, n क्या है? वो कांस्टेंट नहीं है। जब हम n इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। अच्छा, ये भी मैंने कल समझाया था, एक्सपोनेंट -10 मीटर इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। ये इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? एंगस्ट्रॉम रख देंगे। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा ठीक है, ये आ गया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कल वाला भी सही था। ठीक है, आज वाला जो है ये भी ठीक है, ये आगे उसके ऐड कर लेना।
ठीक है। अगर हम के रखेंगे तो जो कल मैंने करवाया था वहाँ तक करेंगे, के की वैल्यू रखेंगे तो ये स्टेप्स हमें आगे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डेरिवेशन थी जो मैंने कल नहीं करवाई थी, आज समझा रही हूँ। अच्छा, अब हम करेंगे कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। हम इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट। Energy of an electron in a stationary state. ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन ड्राइव करनी है। किसके लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है, हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। एनर्जी के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, स्टेशनरी स्टेट में, हम क्या करने जा रहे हैं, एनर्जी के लिए इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। और हम क्या सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक है। अच्छा, जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट में होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ। डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि हम डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम F, पहले तो डॉट को हटा देते हैं, डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी FR कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री। थीटा क्या है, 180 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1। कॉस ऑफ 180 क्या है, -1। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी तो स्टेशनरी स्टेट में है, लेकिन हमें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन या तो हायर लेवल में जाता है और हायर लेवल से वापस आएगा कहाँ पे, लोअर लेवल में। अब 180 क्यों है, चाहे इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आए या लोअर से हायर में जाए तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, जब भी स्ट्रेट लाइन में ये डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या होता है, वो एंगल जो बन रहा होता है कौन सा होता है, 180 डिग्री का, इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 180 डिग्री। अच्छा, फिर क्या है कि R यहाँ पे R ही रहेगा, F की जगह हम रखेंगे कूलम्स लॉ की इक्वेशन। कल जब हम रेडियस के लिए कर रहे थे तो मैंने समझाया था कि कूलम्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और जब हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम या एनर्जी हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम Q1 Q2 दोनों की जगह E रखेंगे, Q1 की जगह भी E, Q2 की जगह भी E। ठीक है, अब देखो इक्वेशन हमारे पास होती है F = K Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, के तो के ही रहेगा, Q1 की जगह ई रखेंगे, Q2 की जगह भाई ई रखेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F की जगह रखेंगे ये इक्वेशन मेरे पास है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एफ आर कॉस ऑफ थीटा। पहले मैंने क्या किया, देखो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने वहाँ उतार लिया। अब F की जगह रख देंगे के ई स्क्वायर अपॉन आर। F की जगह हमने रख दिया के ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला आर ऐसे ही रहा, कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह हम रखेंगे 180। ठीक है, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 180। अभी मैंने बताया कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1। अच्छा यहाँ देखो, एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा और कॉस ऑफ 180 की जगह आ जाएगा -1। -1 से जब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, माइनस को हम स्टार्ट में लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या किया, डेफिनेशन यूज की, वर्क डन की। अब क्या कर रही हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो सेम फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। और ये v² की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ये देखो m तो कांस्टेंट है, अब हमें ये नहीं पता कि v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो v की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, कल जो मैंने तुम लोग को, ठीक है, इक्वेशन ड्राइव करवाई थी तो वहाँ पे हमने v की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, जो कल हमने v की वैल्यू रखी थी उसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि देखो, कल मैंने क्या किया था कि मैंने क्या बताया था कि रेडियस के लिए कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो एट ए टाइम दो फोर्सेस हमें मिल रही होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या थी, इक्वल थी। तो हमने रिलेशन यूज़ किया था FE इक्वल्स टू FC। FE की जगह हमने रखा था कूलम्स लॉ और FC क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² अपॉन r, एज इट इज़ हमने यूज़ की थी। ठीक है, एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आया था, ke² अपॉन r इक्वल्स टू mv²। ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये v² इक्वल था ke², ये r पहले से है, m को शिफ्ट करेंगे तो m यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, इस v² की जगह ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये जो v² की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे यहाँ इस v² की जगह, तो ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, v² की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या है, ke² डिवाइडेड बाय mr। m से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ ke² अपॉन r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ke² डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू फाइंड कर ली और हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी रखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी रखेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ke² अपॉन r। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ये रहा, क्या है, ke² डिवाइडेड बाय 2r।
मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दी, काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2r। ठीक है, हम लेंगे एलसीएम और एलसीएम क्या आ जाएगा, 2r। और जो एलसीएम आता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम को बारी बारी ऊपर वाली वैल्यू से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो हम लेंगे एलसीएम और एलसीएम इसका आ जाएगा 2r, और जो एलसीएम आता है उसको हम बारी बारी क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना, ठीक है, हमने क्लास में चीज़ें की थी। तो ये r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -2ke²। यहाँ पे पूरा 2r से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये प्लस एज इट इज़ उतार लिया हमने प्लस का साइन, और यहाँ पे आ गया ke²। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, ke² के साथ कुछ है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, है ना। और ये क्या है, -2 + 1, तो आंसर क्या बचेगा, 1, है ना। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसके साथ जो वेरिएबल है हम वो लिखेंगे। लेकिन 2 बड़ा है तो साइन बड़े, ठीक है, जो बड़ा डिजिट होता है उसका साइन आता है। तो यहाँ पे 2 है, बड़ा है, 1 छोटा है, तो 2 के साथ माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई -ke² डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, ये तो है टोटल एनर्जी। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये जो टोटल एनर्जी हमने फाइंड की है, ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे पता है कि k की वैल्यू हम ये भी रख सकते हैं ना। तो अब इस इक्वेशन में, टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन में k की जगह इसकी वैल्यू रख दूँ मैं, e² इसी तरह से रहा, 2r भी ऐसे रहा, माइनस अपनी जगह, k की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे। k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। ठीक है, मैंने k की जगह रख दिया 1/4πε0। इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 को जब हम e² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e² ही रहेगा। अब ये 4 और 2 क्या हो जाएगा, 4 2 = 8πε0 और ये आ गया r। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली कि यहाँ पे देखो क्या था, k, ठीक है, फिर हमने पहले बता दिया कि k किसके इक्वल होता है, इसके। फिर उसी इक्वेशन में हमने k की जगह उसकी वैल्यू रख दी 1/4πε0 और इक्वेशन को क्या कर लिया, हमने सेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो r की वैल्यू है हम वो रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, r की वैल्यू रखेंगे हम, r यहाँ मैंने अभी लेक्चर के शुरू में जाके देखो r की वैल्यू हमने फाइंड की थी। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, r की वैल्यू क्या थी, r = n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाय me²। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में जाके देखो r की यही वैल्यू एट द एंड आई थी। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में इस r की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है देखो, उतार लेते हैं। e = -e² 8πε0 r पूरी, सॉरी r तो आना ही नहीं है। ठीक है, क्या था, -e² 8πε0। r क्यों नहीं लिखा, r की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, r क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि r की जगह मैं क्या करने जा रही हूँ, इसकी वैल्यू रखने जा रही हूँ। ठीक है, r की जगह हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है, n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाय me²।
ठीक है, आर की जगह हमने क्या किया, ये इक्वेशन थी, इस आर की जगह बाकी इक्वेशन वही है, ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आर था इस आर की जगह हमने पूरी ये वैल्यू रख दी। अब इसको हम डिवाइड, ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, ऊपर सिर्फ क्या है माइनस ई स्क्वायर। इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ये एम ई स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 4 और 8, चलो फिलहाल ऐसे उतारती हूँ, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हमने सेट कर लिया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, क्योंकि इस डिवाइड, ये डिवाइड की लाइन किसे शो कर रही है, डिवीजन को। इसके बाद जो था इसको पलट दिया, इसको ऊपर ले आए, इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब इसको सेट कर लेते हैं, माइनस माइनस ही रहेगा, एम ई स्क्वायर क्या हो जाएगा E4 डिवाइडेड बाय, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, एक पाई ये एक पाई ये, पाई और पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। इसी तरह से देखो एप्सिलॉन नॉट भी दो हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर क्या बचा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, फिर इक्वेशन को हमने सेट कर लिया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में देखो कल भी मैंने लिखवाया था, सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं सिवाय एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, -1/n² को अलग कर लिया, बाकी सारी चीज़ों को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। एन को अलग करेंगे क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट नहीं होता, उसके अलावा एन के अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो उनको अलग से हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो एम E4 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एन को हम अलग कर चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, और एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग कर दिया और जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है उसको मैंने अलग किया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ रखूँ, ठीक है, सारी वैल्यूज़ मैं कल लिखवा चुकी हूँ, एम ई की, पाई की, एप्सिलॉन नॉट की और एच कट, सारी वैल्यूज़ मैंने कल जो लिखवाई थी वही वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा भाई ये जो एनर्जी है ये है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। फिर मैंने कहा ये जो है ME4 डिवाइडेड बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, ये है ई नॉट, क्या है ये ई नॉट, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ सिर्फ, हम डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होता है। ई की पावर 4 थी तो वैल्यू की पे भी हम 4 लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या है 32 पाई होता है 3.142 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 एक्सपोनेंट, एक सेकेंड मुझे ज़रा देखने दो, ये होता है मेरे ख्याल में -12 होता है, मैं फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ।
और ये एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं मेरी नज़रों में आ रहा। यही है, ठीक है। 8.85 एक्सपोनेंट -12 भी होता है। एप्सिलॉन नॉट पे यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, और एच कट होता है 1.05 एक्सपोनेंट -34, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम लोग भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। 2.18 एक्सपोनेंट -18, तो ये हमारे पास आएगा 2.18 एक्सपोनेंट -18। एनर्जी तो यूनिट क्या होगा इसका, जूल्स, ठीक है। ये सब जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये जो जूल्स आ रहा है इसको कन्वर्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो जूल्स आ रहा है इसको हम करेंगे कन्वर्ट। ये मेरे पास आ गया 2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल्स, ठीक है। जूल्स को जब भी कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, ठीक है। जूल्स को जब भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों यूनिट होते हैं एनर्जी के, ठीक है। जब हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे सारी वैल्यूज़ हम क्या कौन सी रखी है हमने, स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो वैल्यूज़ रखी हैं, तो ये जूल्स में आंसर आया। जूल्स को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं इस तरह से, स्मॉल ई कैपिटल बी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स के। अच्छा, जूल्स क्या होता है, एनर्जी का छोटा यूनिट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बड़ा यूनिट है। जिस तरह से सेंटीमीटर जो होता है लेंथ या डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये छोटा यूनिट होता है, और मीटर क्या होता है, बड़ा यूनिट, है ना। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। जब भी जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू है ई नॉट की। ये क्या था, हाँ ई नॉट था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये कांस्टेंट जो पूरा किसके इक्वल था, ई नॉट के। फिर हमने ई नॉट की वैल्यू फाइंड की, तो हमने एम ई पाई एप्सिलॉन नॉट और एच कट सब की वैल्यूज़ रख दी। तो जूल्स में हमारे पास आया 2.18 एक्सपोनेंट -18। ये जूल वाला आंसर है। इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 1.6 एक्सपोनेंट -19 के, और डिवीजन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, हमारे पास इससे पहले इक्वेशन जो चल रही थी, इक्वेशन थी ये En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। एनर्जी ऑफ nth का मतलब ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 7 8 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 हम कुछ भी रख सकते हैं n की जगह। ये इक्वल था -E0 डिवाइडेड बाय n²। अब यहाँ हम क्या करेंगे, E0 की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे जो हमने फाइंड की है 13.6 डिवाइडेड बाय n², ठीक है। ये मेरे पास आ गई वैल्यू En की। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको n की वैल्यूज़ रख के देखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। n किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, ठीक है। तो हम 1 2 रख के देखेंगे कि इनकी आंसर्स क्या आते हैं। मैंने कहा भाई फॉर्मूला है ये वाला, डिवाइडेड बाय n²। अब मैंने कहा भाई फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ भी ये En है ना, तो इसके n की जगह 1
ये n है, इस n की जगह 1, n का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो E1 यानी कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मेरे पास आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये माइनस साथ साथ चलेगा। ये है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। हम देखेंगे एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है En इक्वल्स टू, अच्छा E नॉट नहीं 13.6 रख रहे हैं हम। ठीक है, 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2, ये n था, इसकी जगह भी 2 रखेंगे, इस n की जगह भी क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ये -13.6 तो कांस्टेंट है, n पे स्क्वायर था, ये देखो n स्क्वायर तो 2 पे भी स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। अब होमवर्क तुम लोग को दे रही हूँ कि अब तुम लोग को फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट। ये नोट्स जब उतारोगे ये इंक्लूड करना है। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करना है एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने आज क्या किया, हमने फाइंड किया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ स्टेशनरी स्टेट। उसके लिए हमने बेसिक इक्वेशन फाइंड की, फिर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ ऑर्बिट तक क्या करेंगे, एनर्जी की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। जब एनर्जीज़ की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो n शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, जहाँ जहाँ n है वहाँ अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 रखेंगे, 2 ले रहे हैं तो 2 रखेंगे, 3 ले रहे हैं तो 3 रखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक था, इसको अच्छी तरह से देखना, समझना। ठीक है, चलो कल अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।